माई सेल्फ डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ, प्रिंसिपल गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज रीवा। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है अल्सर। अल्सर क्या है, क्या डायग्नोस करते हैं, क्या इसमें इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं और क्या उसका ट्रीटमेंट होगा, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। Ulcer is a break in the continuity of the covering epithelium, either skin or mucous membrane। स्किन की जो बॉडी की कंटिन्यूटी है या म्यूकस मेम्ब्रेन की जो कंटिन्यूटी है उसमें किसी प्रकार का ब्रेक आना, टूटना, मॉलिक्यूलर डेथ, सेल बाय सेल, इसकी जो ब्रेक होगा वो अचानक नहीं होता। जिस प्रकार से चोट लगती है, वुंड फॉर्मेशन होता है, वैसा इसमें नहीं होता। इसमें जिस दिन शुरुआत होती है वो माइक्रोस्कोपिक रहता है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता। जब वो धीरे धीरे बढ़कर मैक्रोस्कोपिक हो जाता है, नेकेड आई से दिखाई देने लगता है, तब आपको वो दिखाई देता है। तो ये मॉलिक्यूलर डेथ होती है। धीरे 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 एक सेल डैमेज हुई, उसके बाद ऐसे डैमेज होते होते जब मरीज आपके पास आता है वो साइज बड़ा लेके आता है, लेकिन वो साइज को उतना साइज बढ़ने में कई महीने कई हफ्ते लगे होंगे। इसको हम कहते हैं अल्सर इज ए ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द कवरिंग एपिथेलियम, आइदर स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन पर भी हो सकता है और म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर भी हो सकता है। आयुर्वेद में भी इसके विषय में विस्तृत चर्चा की गई है। आचार्य सुश्रुत ने व्रण इसको बोला है। व्रण एक डिजीज है। व्रण दो प्रकार के आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं, एक निज व्रण, एक आगंतुज व्रण। तो आगंतुज व्रण वो होता है जो चोट लगने के कारण होता है, इसको हम मॉडर्न में वुंड कहते हैं। उसको आयुर्वेद में आगंतुज व्रण के नाम से हम उसको जानते हैं। और दूसरा है निज व्रण। दो प्रकार का होता है, निज एंड आगंतुज। तो आगंतुज व्रण क्या है? ये है वुंड। इसमें भी डिसकंटिन्यूटी ऑफ द एपिथेलियल सरफेस, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन सडनली, इसमें एक शर्त होती है कि सडनली जो है चोट अचानक लगती है। और निज में क्या है? सेल बाय सेल डेथ या मॉलिक्यूलर डेथ इसमें होती है। तो आचार्य सुश्रुत की डेफिनेशन को मॉडर्न में ट्रांसलेट किया गया ऐसा लगता है, व्रण गात्र विचूर्णन। गात्र मीन्स शरीर, विचूर्णन मीन्स डिसकंटिन्यूटी होना, टूटना। तो शरीर का कहीं से भी ब्रेक ना होना, जैसे ये स्किन पूरी इंटैक्ट स्किन है, यहाँ पर कहीं ब्रेक हो जाए वो टूट जाएगी। तो विचूर्णन, विचूर्णन मीन्स डिसकंटिन्यूटी। तो शरीर का डिसकंटिन्यूटी होना व्रण कहलाता है। व्रणित इतनी दूसरी डेफिनेशन है, व्रणित इतनी व्रण। डिस्कलरेशन, स्कार जब वुंड या अल्सर हील होता है उसके बाद में जो डिस्कलरेशन होता है, उस डिस्कलरेशन की वजह से उसका नाम व्रण पड़ा हुआ। एक और डेफिनेशन बताइए। व्रणोति यस्माद् रूढ़े अपि व्रण वस्तु न नश्यति आदेह धारणात् यस्माद् दृढ़ इत्युच्यते बुधई। मीन्स अल्सर या वुंड के हीलिंग के बाद में जो टिश्यू बनता है, जो आपको दिखाई देता है, वो उसको कहते हैं स्कार। स्कार कहलाता है। तो वो उस स्कार को आयुर्वेद में कहते हैं व्रण वस्तु। तो वो आधे धारणा मीन्स जब तक शरीर है, जब तक शरीर है तब तक वो निशान बना रहता है। इसलिए इसको हम आइडेंटिफिकेशन मार्क के रूप में भी, आप इसको आरटीओ में या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जब पूछा जाता है तो आप इसको लिखते हो कि यहाँ सिर में कट मार्क लगा हुआ है, हाथ में कट मार्क लगा हुआ, क्योंकि वो उसको आप मिटा नहीं सकते, वो हमेशा बना रहेगा। तो इसलिए भी इसको अपन व्रण कहते हैं। व्रण वस्तु न नश्यति, व्रण वस्तु जो बनी हुई है वो नष्ट नहीं होती जब तक कि शरीर नष्ट नहीं होगा। जब शरीर नष्ट होगा तभी वो व्रण वस्तु या स्कार नष्ट होता है। पार्ट्स ऑफ द अल्सर, अल्सर के हम देखेंगे क्या क्या पार्ट्स होते हैं। इसमें एक होता है मार्जिन, एक होता है एज, एक होता है फ्लोर, एक होता है बेस। तो इसमें मार्जिन क्या है? मार्जिन इट में भी रेगुलर और इरेगुलर, इट में भी राउंडेड और ओवल। जो आपको मार्जिन दिखाई देती है, अब ये मार्जिन है तो इसकी ये रेगुलर मार्जिन है, और ये मार्जिन जो होगी वो रेगुलर मार्जिन है। ये शेप ओवल्स
राउंडेड है और ये यदि ऐसा हो जाए तो ये ओवल शेप्ड हो जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप की इसकी मार्जिन हो सकती है। एज क्या है? एज इज द वन विच कनेक्ट्स द फ्लोर ऑफ द अल्सर टू द मार्जिन। मार्जिन इसको अपन 3D में इस प्रकार से देखें तो ये ऐसा होगा। तो ये जो चीज़ है ये है मार्जिन, ये है इसकी एज, यानी उसका जो बेस कनेक्ट फ्लोर ऑफ द अल्सर। फ्लोर जो दिखाई दे रहा है आपको, उस फ्लोर को मार्जिन से कनेक्ट करने वाला जो चीज़ है उसको कहते हैं एज। थर्ड वन इज फ्लोर। फ्लोर क्या है? जो आपको नेकेड आई अल्सर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है उसको कहते हैं अपन फ्लोर। इट इज द वन विच इज सीन, जो दिखाई दे रहा है वो फ्लोर कहलाता है। फ्लोर में कंटेंट जो आपको दिखाई दे रहा है उस पर क्या चीज़ें आपको देखनी है, क्या दिखाई देता है, उसके ऊपर हो सकता है कि आपको कुछ डिस्चार्जेस दिखाई दें, कुछ ब्लड दिखाई दे, कुछ पस दिखाई दे, कुछ और चीज़ दिखाई दे, तो उसको डिस्चार्ज वहाँ पर दिखाई देता है। या ग्रेनुलेशन टिश्यू दिखाई दे सकता है या स्लफ दिखाई दे सकता है। ग्रेनुलेशन टिश्यू क्या है? ग्रेनुलेशन टिश्यू जो है ये वुंड या अल्सर की हीलिंग के लिए जिम्मेदार टिश्यू होता है। ग्रेन्यूल्स, इसके नाम से समझ में आ रहा है, ग्रेन्यूल्स। जो आपको वेलवेटी पिंक कलर का जो वेलवेट वुंड या अल्सर के ऊपर जो दिखाई देता है उसको कहते हैं ग्रेनुलेशन टिश्यू। वो ग्रेनुलेशन टिश्यू जब तक नहीं आएगा तब तक वुंड की हीलिंग, अल्सर की हीलिंग नहीं होती है। तो यही हीलिंग के लिए जिम्मेदार टिश्यू है ग्रेनुलेशन टिश्यू। तो वो भी आप यदि आप वुंड हीलिंग अच्छे से हो रही हो, अल्सर हीलिंग हो रही होगी तो ग्रेनुलेशन टिश्यू आपको दिखाई देगा। या उसके ऊपर आपको स्लफ, सफ़ेद सफ़ेद घी जैसा आपको उसके ऊपर जमा हुआ दिखाई देगा। बेस क्या है? बेस जिसके ऊपर वो अल्सर बना होता है, जिस चीज़ के ऊपर अल्सर बना है उसको हम कहते हैं बेस। बेस इज द वन ऑन विच अल्सर रेस्ट। अल्सर जिसके ऊपर बना है उसको हम कहते हैं, ये बोन हो सकती है या सॉफ्ट टिश्यू भी हो सकता है। यहां पर हम देखें, ये जो दिखाई दे रहा है ये है बेस। बेस के ऊपर जो अल्सर बना हुआ, ये पूरा का पूरा जो है वो अल्सर है। अब अल्सर में अभी ये जो दाम बताया पहले, ये मार्जिन है, ये फ्लोर है। इस फ्लोर को और मार्जिन को जोड़ने वाली जो चीज़ है उसको कहते हैं एज। जब हम एग्जामिन करते हैं अल्सर या वुंड को, अल्सर को हम जब एग्जामिन करते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं उसको डायग्नोस करने के लिए कि किस टाइप का अल्सर है। तो उसमें एक चीज़ आती है मार्जिन या एज। तो एज या मार्जिन किस प्रकार की है उसके आधार पर भी उसको हम डायग्नोसिस उसका बना सकते हैं। तो पहले जो हीलिंग अल्सर होता है, यानी जो ठीक हो रहा होता है, उसकी मार्जिन जो है वो स्लोपिंग मार्जिन कहलाती है। स्लोप होता है दोनों साइड से, इस प्रकार से ये स्लोप होता है, स्लोपिंग मार्जिन कहलाती है। दूसरा एक होता है ट्यूबरकुलर अल्सर। ट्यूबरकुलर अल्सर की मार्जिन जो होती है, एजेस जो होती हैं, वो जो आपको जो दिखाई दे रही है उसका डायमीटर कम होगा और उसके अंडरलाइन टिश्यू जो है, उस टिश्यू के अंदर जो है वो ऊपर की अपेक्षा, जो आपको दिखाई दे रहा है उसकी अपेक्षा टिश्यू ज़्यादा डैमेज होता है। इसको कहते हैं अंडरमाइंड एज। अंडरमाइंड एज कहलाता है, यानी ऊपर का टिश्यू कम डैमेज होगा और अंदर का टिश्यू ज़्यादा डैमेज होता है। तीसरा है पंच्ड आउट। ऐसा लगेगा कि किसी ने मशीन से उस टिश्यू को पंच करके उतना टिश्यू निकाल लिया। तो ये होता है ट्रॉफिक अल्सर। जो हम टाइप्स देखेंगे उसमें ट्रॉफिक अल्सर आता है, डायबिटिक अल्सर उसका एक एग्जांपल है। तो उसमें इस प्रकार का पंच्ड आउट मार्जिन दिखाई देती है। नेक्स्ट है इवर्टेड मार्जिन। ये है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। कार्सिनोमा दो प्रकार के होते हैं, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और बेसल सेल कार्सिनोमा। कार्सिनोमा मीन्स मैलिग्नेंट ट्यूमर, जिसको हम सामान्य भाषा में कैंसर के नाम से जानते हैं। तो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में और बेसल सेल कार्सिनोमा में दोनों में टिश्यू ग्रोथ ज़्यादा होती है, सेल डिवीजन ज़्यादा होता है। तो जब ज़्यादा होगा तो वो टिश्यू निकलकर इस प्रकार से ये बाहर आ गया। डिवीजन ज़्यादा हो रहा है, टिश्यू ज़्यादा बन रहा है तो निकल के इस प्रकार से बाहर आ जाता है। इसको कहते हैं इवर्टेड मार्जिन, मार्जिन का इवर्जन होना। एक है बेसल सेल कार्सिनोमा, इसमें भी सेल डिवीजन ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा से कम। तो इसमें ये इस प्रकार से ड्रॉप 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 मोतियों के समान पूरे सरफेस के ऊपर ये दिखाई देते हैं।
इसको कहते हैं रोल्ड आउट मार्जिन, या इसका कुछ बुक्स में लिखा हुआ है पर्ल बीडेड मार्जिन। मार्जिन जो है वो मोतियों के समान दिखाई देती है, क्योंकि उसमें सेल डिवीजन तो ज़्यादा हुआ है, परंतु इतना ज़्यादा नहीं हुआ कि वो पूरा पूरा बाहर निकला। तो छोटे छोटे ड्रॉप्स के रूप में दिखाई देता। तो ये है ये जैसे मार्जिन, जब हम इसको अपन एग्जामिन करते हैं तो उस समय इसकी आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट हम देखें क्लासिफिकेशन। दो तीन प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन, नॉन स्पेसिफिक टाइप के। तो नॉन स्पेसिफिक मतलब इसमें कोई पर्टिकुलर डिजीज इसमें नहीं है, उसको नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। इसमें पायोजेनिक, ड्यू टू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कारण यदि हो तो उसको हम पायोजेनिक अल्सर कहेंगे। चोट लगने के कारण, तो ये इसमें ट्रॉमा वो है, फिजिकल ट्रॉमा हो सकता है, इलेक्ट्रिकल करंट शॉक वगैरह हो सकता है, रेडिएशन, जब हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं उसमें रेडियोथेरेपी दी जाती है तो उसकी वजह से भी, या एक्सरेज ज़्यादा मात्रा में दी जाए तो उसकी वजह से भी अल्सरेशन डेवलपमेंट होता है। थर्मल इंजरी एंड केमिकल इंजरी, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग अल्कली से जब आप लैब में काम करते हैं उसमें यदि उसका एक फाइन पार्टिकल भी, फाइन ड्रॉपलेट भी यदि आपकी स्किन पर गिर गया तो वो भविष्य में जाके अल्सरेशन डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट है लोकल इरिटेशन। तो लोकल इरिटेशन में इसका एग्जांपल है डेंटल अल्सर, और भी एग्जांपल है इसके। तो लगातार किसी टिश्यू को यदि फ्रिक्शन किया जाए, लगातार उस टिश्यू को इरिटेट किया जाए तो वहाँ पर अल्सरेशन डेवलपमेंट होता है। तो उसका एक अच्छा एग्जांपल है डेंटल अल्सर। तो डेंटल अल्सर मीन्स जैसे कि दांतों में एक दांत निकला हुआ और नीचे का नहीं निकला हुआ, तो उसके जो निकला हुआ है उस स्थान पर जो दांत है उससे एक लगातार इरिटेशन होता है, वो वहाँ पर अल्सरेशन डेवलपमेंट होता है। इसका एक अच्छा एग्जांपल भी है कांगड़ी अल्सर। कश्मीरी जो होते हैं, कश्मीरी का आपने देखा होगा, गाउन के नीचे उसको बॉडी को गर्म रखने के लिए कांगड़ी, एक सिगड़ी जैसी स्ट्रक्चर होती है। ये इस प्रकार से सिगड़ी जैसा स्ट्रक्चर, इसमें कोयला भरा होता है, उसको होल लाइफ जो है वो टांगे रहते हैं। तो उस कांगड़ी की वजह से फ्रिक्शन लगातार होता रहता है, उस फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पर अल्सरेशन होता है। इसका नाम ही उन्होंने दे दिया कांगड़ी अल्सर। पुराने टेलर जो होते हैं 10-10, 15-15, 20-20 साल से टेलरिंग कर रहे हैं, कैंची लगातार चला रहे हैं, तो कैंची के घर्षण की वजह से यहाँ पर अल्सरेशन होता है। तो वो भी एक प्रकार का इरिटेशन, लोकल इरिटेशन की से होने वाला एग्जाम्पल है। इंटरफेरेंस विद द सर्कुलेशन, जब सर्कुलेशन किसी पार्ट में कम हो जाए या रुक जाए तो उसकी वजह से वहाँ पर अल्सरेशन होता है। स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर डिजीज के कारण होने वाले अल्सरेशन को कहते हैं। इसमें एग्जांपल है इसका ट्यूबरकुलर अल्सर। जब हम देखते हैं कि अल्सर का ट्रीटमेंट आपने शुरू किया हुआ, ड्रेसिंग रोज हो रही है, लेकिन फिर भी अल्सर हीलिंग नहीं हो रही है, तो उस समय फिर हमको ज़रूरत पड़ती है कि उसको देखा जाए कि क्यों हीलिंग नहीं हो रही है, क्या इसमें है, किस प्रकार का अल्सरेशन। तो उसमें जो एग्जाम्पल करते हैं तो उसमें समझ में आता है ट्यूबरकुलर अल्सर। तो उस एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट यदि उसको दिया जाए तो जितना अच्छा रिस्पांस मिलता है कि जितना पिछले 20 दिन में नहीं मिला, उतना आपको 3-4 दिन के अंदर आपको उस हीलिंग में दिखाई देता है। तो ट्यूबरकुलर अल्सर, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के द्वारा होने वाला अल्सर। सिफिलिटिक अल्सर और सॉफ्ट सेंकर अल्सर, ये एसटीडी होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है उसके अंदर, उसके बाद होने वाले अल्सर जो होते हैं जेनेटल पार्ट्स के ऊपर या अदर देन जेनेटल पार्ट्स पे भी, उन्हीं के कारण होने वाले अल्सर को हम कह सकते हैं। एक होता है अमीबिक अल्सर, एंटामीबा हिस्टोलेटिका के कारण इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अल्सरेशन होता है, जिसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं फ्यूचर में, वो अमीबिक अल्सर के कारण हो सकता है। तो इसमें भी ये स्पेसिफिक अल्सर होता है। ट्रॉफिक अल्सर, ट्रॉफिक मीन्स रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन, उस पर्टिकुलर पार्ट में न्यूट्रिशन की कमी या इम्पेयरमेंट ऑफ द न्यूट्रिशन, उसकी वजह से इस्चीमिया डेवलप होता है और उसकी वजह से अल्सरेशन डेवलपमेंट होता है। मैलिग्नेंट अल्सर, कार्सिनोमा हमने देखा। ये कुछ पिक्चर्स हैं अल्सर्स की, ये पायोजेनिक अल्सर्स दिखाई दे रहा है। इरिटेशन अल्सर, डेल्टल अल्सर, दांतों के अंदर ये यहाँ पर अल्सर दिखाई दे रहा है। ट्यूबरकुलर अल्सर, ये जेनेटल पार्ट्स के ऊपर। सिफिलिटिक अल्सर,
ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका अमीबिक अल्सर का एग्जांपल है। इसमें का जो शेप होता है, सामान्यतः अल्सरेशन का शेप जो है इस प्रकार से होता है, लेकिन अमीबिक अल्सर का एक स्पेसिफिक है, वो फ्लास्क जैसा होता है, ऐसा ऊपर नैरो होता है और अंदर जाके वो ब्रॉड होता है। तो ये एक माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाए तो अमीबिक अल्सर इस प्रकार का दिखाई देता है। लाइफ हिस्ट्री हम देखें कि किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट होता है, तो फेज ऑफ, इसमें 3 स्टेजेस से निकलता है, फेज ऑफ एक्सटेंशन, फेज ऑफ ट्रांजिशन एंड थर्ड वन इज फेज ऑफ रिपेयर। तो पहली स्टेज है, यही चीजें लगभग आचार्य सुश्रुत ने अभी सुश्रुत संहिता के अंदर लिखी हुई हैं। वहां भी 3 स्टेज है, यहाँ भी 3 स्टेज है, तो उसी का हम इसकी तुलना हम कर सकते हैं। तो फेज ऑफ एक्सटेंशन में क्या होता है, फ्लोर जो आपको दिखाई दे रहा है, फ्लोर कवर्ड विथ एक्सुडेट्स स्लफ, एक्सुडेट और स्लफ के द्वारा जो आपको जो फ्लोर दिखाई दे रहा है वो कवर्ड रहता है। बेस इंड्यूरेशन, बेस इंड्यूरेशन क्या है, इंड्यूरेशन जो होता है, जो अल्सर आप देख रहे हैं उसके चारों तरफ का पार्ट जो कड़क रहता है उसको कहते हैं इंड्यूरेशन। तो बेस फेज ऑफ एक्सटेंशन में इंड्यूरेटेड रहता है। डिस्चार्ज पुरुलेंट होता है। डिस्चार्ज कई प्रकार के हो सकते हैं, म्यूकॉइड डिस्चार्ज, सीरस डिस्चार्ज, म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज एंड पुरुलेंट डिस्चार्ज एंड सैंग्विनस डिस्चार्ज। तो इसमें जो डिस्चार्ज होगा वो पस जैसा निकलता है, पस लाइक, तो उसको हम कहते हैं पुरुलेंट डिस्चार्ज। जो आपको जो फ्लोर दिख रहा है उसके ऊपर पस आपको दिखाई देती है। एंड इवन ब्लड स्टेन, कभी कभी हम देखते हैं कि ब्लड के कतरे भी उसके ऊपर दिखाई देते हैं, तो उसको हम सैंग्विनस डिस्चार्ज भी कह सकते हैं। दूसरा है ट्रांजिशन, ये डेवलपमेंट की स्टेज है। इसके बाद में वो अल्सरेशन जब ठीक होता है तो उसको कहते हैं फेज ऑफ ट्रांजिशन। प्रिपेयर फॉर द हीलिंग, हीलिंग के लिए तैयार हुआ। तो जो चीज़ यहाँ पर हो रही थी वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। यहाँ पर जो स्लफ और एक्सुडेट्स उसके फ्लोर पर दिखाई दे रहे थे वो धीरे धीरे क्लियर होने लगता है। स्लफ जो है वो सेपरेट होने लगता है, इंड्यूरेशन कम होने लगता है, और डिस्चार्ज जो है यहाँ पर जो पुरुलेंट डिस्चार्ज था वो सीरस, यानी उसका जो गाढ़ापन है पस जैसा है वो कन्वर्ट हो जाता है, डाइल्यूट होके पतला स्राव हो जाता है, इसको हम कहते हैं सीरस डिस्चार्ज। थर्ड वन इज फेज ऑफ रिपेयर। रिपेयर की स्टेज में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्रेनुलेशन टिश्यू, जो मैंने आपको बताया कि हीलिंग के लिए जो ग्रेनुलेशन टिश्यू जिम्मेदार होता है वो ग्रेनुलेशन टिश्यू कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रस टिश्यू में, और वही टिश्यू ग्रेजुअली कॉन्ट्रैक्ट होता है और स्कार वहाँ पर बनाता है। तो ग्रेनुलेशन टिश्यू इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रस टिश्यू, और फाइब्रस टिश्यू ही स्कार फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होता है। ये 3 स्टेजेस के अंदर पूरी अल्सरेशन का डेवलपमेंट होता है, एक्सटेंशन, ट्रांजिशन एंड रिपेयर। ये हम देखें, इसका ट्रॉफिक अल्सर का फिगर है। एक वेरिकोज अल्सर होता है। वेरिकोज अल्सर की जो साइट होती है वो ये मीडियल मेल्यूलस, जो टकना है, उस टकना अंदर की साइड का जो टकना है उसको हम कहते हैं मीडियल मेल्यूलस, वहां पर इसकी साइट होती है। अवस्था के साथ जिस प्रकार से हम देखें, जिस मॉडर्न में 3 स्टेजेस बताई गई हैं, उसी प्रकार आयुर्वेद में भी। तो शुद्ध व्रण क्या है? शुद्ध व्रण है त्रिवृण दोषाई नाक्रांत श्यावष्ट पीड़िकी समः अवेदनो निराश्रावो व्रण शुद्धि ही उच्यते। जो शुद्ध व्रण है, जो हीलिंग अल्सर है, वो उसके ऊपर पीड़िकी, ये पीड़िकी क्या है? पीड़िका है, छोटी छोटी पीड़िका, इसको इसी को मॉडर्न में अपन कहते हैं ग्रेन्युलेशन टिश्यू। यही पीड़िकी है, एक समान रूप से पूरे फ्लोर के ऊपर पीड़िकी दिखाई देती है, पीड़िकाएं दिखाई देती हैं, ग्रेन्युलेशन टिश्यू दिखाई देता है, जो कि फ्यूचर में उसको हीलिंग के लिए काम आएगा। पेन उसमें नहीं होता है, स्राव उसमें नहीं होगा, तो इसको कहते हैं हम शुद्ध व्रण। रूहिमान व्रण, हीलिंग के लिए तैयार होना, उसका कलर जो होता है वो कपोत वर्ण प्रतिमा, कबूतर के कलर के समान। आयुर्वेद में जो उपमाएं दी गई हैं वो सटीक उपमाएं दी गई हैं, ठीक वैसा ही कलर दिखाई देता है, ना वो ब्लैक होता है ना व्हाइट होता है, स्लेटी टाइप कलर होता है। कपोत वर्ण प्रतिमा, इससे क्लेद वर्जिता, क्लेद होता है वहाँ पर। स्थिराश्च पीटिका वंतो, पीटिकाएं वहाँ पर निकलना शुरू हो जाती हैं। रोहतिथि तमाद, यानी हीलिंग के लिए वो तैयार होता है। सम्यक रूट जब पूरा का पूरा जब ठीक हो जाता है
तो उस समय ये लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। रूढ़ वर्तमानम अग्रग्रंथि सूनम रूजम व्रणम त्वक सवर्ण समतलम। त्वक सवर्ण त्वचा के समान उसका कलर होता है, त्वचा जैसा नहीं होता, त्वचा से मिलता जुलता कलर होता है। समतलम सम्यक रूढ़म विनिर्देशित, ये लक्षण इसमें सम्यक रूढ़ यानी हीलिंग के बाद में दिखाई देते हैं। एग्जामिनेशन में आपने देखा मार्जिन और एज, उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें इसमें देखते हैं। तो उसमें पहली चीज़ है बेस। मार्जिन के फ्लोर जो आपको दिखाई दे रहा है वो बेस, वो फ्लोर है, और फ्लोर जिसके ऊपर रखा हुआ है वो है बेस। तो बेस में दो चीज़ें अपन दबा के देखते हैं कि इंड्यूरेशन है या इंड्यूरेशन नहीं है। तो कम इंड्यूरेशन, लेस इंड्यूरेशन इन द क्रॉनिक अल्सर। जब पुराना अल्सर हो जाता है 3 महीने 4 महीने 6 महीने हो जाते हैं तो इंड्यूरेशन जो धीरे धीरे कम होने लगता है। कार्सिनोमा यदि है, कैंसरस है, तो इंड्यूरेशन ज़्यादा रहता है, यानी कड़क ज़्यादा समझ में आता है। डिस्चार्ज हम देखें तो किस प्रकार का डिस्चार्ज है। तो हीलिंग अल्सर होगा, स्कैंटी सीरस डिस्चार्ज होगा, पतला पतला पानी जैसा दिखाई देगा। इन्फ्लेम्ड एंड स्प्रेडिंग अल्सर में पुरुलेंट और पस जैसा दिखाई देता है। ट्यूबरकुलस एंड मैलिग्नेंट में सीरस एंड सीरोसेंग्यूनस दिखाई देता है, मतलब पतला होगा लेकिन उसके अंदर ब्लड दिखाई देता है। तो ट्यूबरकुलस एंड मैलिग्नेंट अल्सर में इस प्रकार का डिस्चार्ज देखने में आता है। पेन की कंडीशन देखें, पेनफुल हो सकता है, पेनलेस हो सकता है, माइल्ड पेन हो सकता है। तो पेनफुल कंडीशन जो होती है इसमें किन किन जिसमें होता है, तो एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशन में सीवियर पेनफुल होता है। स्लाइटली पेनफुल जो होगा वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी इन्फ्लामेटरी अल्सर जो होते हैं पुराने हो जाते हैं उसमें, या ट्यूबरकुलस में। इसमें पेन होता है लेकिन कंपैरेटिवली एक्यूट इन्फ्लामेटरी से कम होता है। पेनलेस, ये विशेष चीज़ है। पेनलेस किस किस में होता है, सिफिलिटिक अल्सर एंड ट्रॉफिक अल्सर में पेन बिल्कुल भी नहीं होता। कितना भी बड़ा अल्सर हो जाएगा, कितने भी आप ड्रेसिंग कर लो, कितना भी उसको आप सफाई कर लो, पेन उसमें बिल्कुल भी नहीं होता। पोजीशन देख के भी हमको कई चीज़ें समझ में आती हैं कि किस प्रकार का अल्सर होगा। तो मीडियल मेलुलस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वेरिकोज अल्सर मीडियल मेलुलस में जो बीच का जो टकना होता है अंदर की साइड का, यहाँ पर होता है। एंगल ऑफ द आइज में, ये एंगल ऑफ द आइज, यहाँ पर अल्सरेशन हो रहा है, उसको बोलते हैं हम रोडेंट अल्सर। नेक और एक्जिला में, यहाँ पर नेक और एक्जिला, यहाँ पर जो अल्सरेशन होता है वो ट्यूबरकुलस अल्सर होता है, माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है। एक होता है बेड सोर्स, आपने बहुत सुना होगा कि बेड सोर्स यानी जब पूरा मरीज कई महीनों कई सालों से बेड पर लेटा हुआ है तो उसके जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं बोन्स के, सैक्रम एंड इलियक क्रेस्ट, तो उसके वहाँ पर अल्सरेशन डेवलपमेंट होते हैं। इसको हम सामान्य भाषा में बेड सोर्स कहते हैं। तो बेड सोर्स न हो पाए ये हमें कोशिश करना चाहिए। पेशेंट की पोजीशन लगातार चेंज करते रहना चाहिए। सफाई का विशेष रूप से हमको ध्यान रखना चाहिए। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जेनाइटल पार्ट्स के ऊपर होते हैं, उसको हम वेनेरियल अल्सर के नाम से जानते हैं। इन्वेस्टिगेशंस, ये तो हो गया एग्जामिनेशन, पेशेंट को आपने क्लिनिक में एग्जामिनेशन करिए। उसके बाद उसको और कंफर्म करने के लिए क्या क्या लेबोरेटरी एग्जामिनेशन कराते हैं। तो इसमें हम सामान्यतः FNAC, बायोप्सी, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन, इन सब चीज़ों का परीक्षण इसमें हम करते हैं, जिससे कि उसको किस प्रकार का अल्सर है वो कारण देखने में हमें हेल्प मिलती है। एक्सरे कराते हैं ट्यूबरकुलोसिस देखने के लिए, या बोन्स में पेरियोस्टाइटिस या ऑस्टियोमाइलाइटिस तो नहीं है, उसको देखने के लिए आप बोन्स का एक्सरे कराते हैं। टीबी का इन्फेक्शन तो नहीं है तो उसको चेस्ट एक्सरे, मानटुक्स टेस्ट आदि इसमें हम कराते हैं। ट्रीटमेंट देखें तो ट्रीटमेंट कारण का ट्रीटमेंट, इसमें ट्रीटमेंट इसका हीलिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। हीलिंग में आप कुछ नहीं कर सकते, हीलिंग अपने आप ही, अल्सर या वुंड की हीलिंग अपने आप होती है। जानवरों में चोट लगती है, कौन ड्रेसिंग करता है कौन कुछ नहीं, लेकिन उनकी भी हीलिंग होती है। उसी प्रकार से मनुष्यों में भी हीलिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। सिर्फ हम जो प्रोवाइड करते हैं वो उस कंडीशन को प्रमोट करने के लिए, हीलिंग को प्रमोट करने के लिए हम प्रयास करते हैं, जिससे कि उसमें इन्फेक्शन ना हो, और जो भी कारण उन कारणों को हम दूर करते हैं। तो इसमें ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज,
जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं निदान परिवर्जन। कारण यानी किसी ट्रॉफिक टाइप अल्सर है तो उसमें प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन सप्लीमेंट देते हैं, विटामिन की कमी है तो विटामिन देते हैं, सर्कुलेशन रुक रहा है तो सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं। ट्यूबरकुलर अल्सर है तो एटीटी देते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट। डायबिटीज़ है तो डायबिटिक ट्रीटमेंट देते हैं। तो इस प्रकार के कारण को दूर करेंगे तो अल्सर की हीलिंग जल्दी होती है। करेक्शन ऑफ द एनीमिया यानी वही एनीमिया ठीक करना, प्रोटीन को सही करना। दूसरा हम देखते हैं कंट्रोल ऑफ द पेन एंड इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन है उसमें या इन्फेक्शन और न हो तो इसके लिए हम उसको कवर्ड करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं। ड्रेसिंग में क्या करते हैं, केयर ऑफ द अल्सर बाय द डिब्राइडमेंट। आपको प्रमोट करना है कि ग्रेनुलेशन टिश्यू जल्दी जल्दी आए। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी सरफेस को जो उसकी फ्लोर है उसको क्लीन करते हैं, रगड़ कर क्लीन करते हैं। शुरू में हो सकता है कि आपको पेन हो, लेकिन वो पेन उसके लिए व्यक्ति के लिए अच्छा है। तो डिब्राइडमेंट यानी जो उसके ऊपर अनहेल्दी टिश्यू है उस टिश्यू को रिमूव करते हैं। अल्सर क्लीनिंग करते हैं। सामान्यतः हम नॉर्मल सलाइन से अल्सर को क्लीन करते हैं, या उसके अलावा आप रिमोट एरिया में वहाँ पर इस प्रकार की सुविधा नहीं है तो आप पानी को उबाल कर उसको ठंडा करके उससे भी आप सफाई उसकी कर सकते हैं। एंड ड्रेसिंग में क्या यूज़ कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। ड्रेसिंग आपको क्लीन ड्रेसिंग हो, इन्फेक्शन ना हो, मक्खी मच्छर उस पर ना बैठे, ये इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन क्या यूज़ कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसमें हम किसी प्रकार का ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं, जात्यादि तेल, जात्यादि घृत, स्वर्णचीरी का तेल, वर्ण राक्षस तेल, इस प्रकार की कोई भी चीज़, कोई भी ऑइंटमेंट या ऑयल जो है उसको लगाकर ड्रेसिंग हम कर सकते हैं। डिस्लफिंग कि जब तक उसको स्लफ जो जमा हुआ है उस स्लफ को जब तक हम आउट नहीं करेंगे, क्लियर नहीं करेंगे, तब तक हीलिंग प्रॉपरली उसमें नहीं होती है। तो ये इसका ट्रीटमेंट हुआ। थैंक्स वेरी मच। आपने अभी तक यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।